तो दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। तो भाई अवक्षेपण जो क्रिया है इसमें ऑक्सीजन के जुड़ाव से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होता है, इस वजह से ये क्या है, ऑक्सीकरण नहीं है। बाकी भोजन का पचना, श्वसन, दहन सभी में ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है, जुड़ती है, तो वहाँ पे आपका ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? अब विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो उदासीनीकरण है और संभवतः यहाँ पे अवक्षेपण होना चाहिए था, पर यहाँ पे उदासीनीकरण दिया है तो उदासीनीकरण ही सही होगा। संक्षारण, अगला प्रश्न है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, अवक्षेपण, उपचयन, संयोजन। तो भाई जो संक्षारण होता है यानी कि जंग लगना, लोहे में जो जंग लगता है वो ऑक्सीजन के लोहे में ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से होता है, और जब भी ऑक्सीजन कहीं पे जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन भी है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही है, उपचयन अभिक्रिया। प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो वही सिंपल सी बात कि ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ रही है तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इस क्रिया को कहा जाता है ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना, उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उपचयन सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन विघटन, अवक्षेपण विस्थापन, उदासीनीकरण विस्थापन, ऑक्सीकरण अवकरण। तो यहाँ पे उदासीनीकरण और विस्थापन जो काम होता है ये हमेशा साथ साथ होता है, और बाकी तो कुछ बार साथ हो भी सकते हैं और कुछ बार साथ नहीं भी हो सकते हैं। प्रश्न है 6 नंबर, कहा गया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह क्रिया कौन सी है? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन, अवक्षेपण। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों को मिलाने पर, अम्ल और क्षार को मिलाने पर उदासीनीकरण की क्रिया होती है, और नमक और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, तो यहाँ पे उदासीनीकरण सही जवाब होगा। प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रतिफल, अवकारक, अभिकारक, ऑक्सीकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक कहा जाता है, और जो उत्तर जो मिलता है उसको उत्पाद कहा जाता है, जो अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त होता है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, संयोजन, उपचयन अपचयन, द्विअपघटक। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? यहाँ पे अम्ल की प्रबलता दिखाई दे रही है, इस वजह से ये खट्टा यानी कि इसका पीएच मान 7 से कम होगा। आगे है, क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षार को जल को घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन, H आयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्षार को जल में घोलने पर OH आयन मुक्त होता है, जब अम्ल को घोला जाता है तो H आयन मुक्त होता है, तो यहाँ पे अपना OH आयन सही होगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लाइट्रिक, सिट्रिक, ऑक्सैक्लिक, ऑक्सेजेलिक या अन्य। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो दही है और दूध है, इन सभी में दूध से जितने भी अगर उसमें अम्ल बनता है तो लैक्टिक अम्ल उसमें पाया जाता है। साइट्रिक होता है संतरा, नींबू, इस सब चीज़ों में। आगे है क्वेश्चन है कि किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है।
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन आपको मुख्य रूप से मिल जाएगा, जो धातुओं से क्रिया करने के बाद वो मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। आगे है, वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं। तो जो खट्टे होते हैं स्वाद में वो अम्ल होते हैं। बहुत ही सिंपल सा जवाब। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षारक, क्षार, संक्षारण, क्षरण। तो भाई जो जल में घुलनशील भस्म होते हैं उनको क्षार कहा जाता है। देखिए अम्ल और क्षार होते हैं एसिड एंड बेस। तो जो एसिड होता है वो एसिड एक ही प्रकार का होता है, और जो क्षारक होते हैं, जो क्षार होते हैं, वो कुछ जल में घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं। तो जो जल में घुल जाते हैं उनको क्षार कहा जाता है, और सभी को मिलाकर के क्षारक कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? pH मान 7, pH मान 14, pH मान 0, pH मान 3। तो जिसका संख्या सबसे कम होती है सबसे प्रबल होता है। तो यहाँ पे जो pH मान 0 है, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, प्रबल अम्ल pH मान 0। अगला प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, यह निकाला जाता है लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी, पेटुलिन फूल। तो जो भी लिटमस होते हैं वो लाइकेन से निकाले जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे, शुष्क बुझा चूने पर क्लोरीन गैस की अपक्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल। तो शुष्क बुझे चूने में जब क्लोरीन की अपक्रिया किया जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि विरंजक चूर्ण बनता है। हल्दी, लिटमस पत्र आदि किसी प्रकार का सूचक है। ये किस प्रकार का सूचक है? तो संश्लेषित, प्राकृतिक एवं संश्लेषित, अन्य। तो हल्दी और लिटमस पत्र ये दोनों प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, इस वजह से ये प्राकृतिक प्रकार का सूचक है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग करना होता है? ऑप्शन है एंटीसिड, एंटीबायोटिक, एनालॉजेसिक, एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पे एंटीसिड जो है ये सही जवाब है। आगे बात करेंगे, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण कौन नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो जो पहला प्रश्न था उसमें भी यही सेम चीज़ें थी। तो यहाँ पे जो अवक्षेपण है यही ऑक्सीकरण नहीं है, बाकी सबके सब ऑक्सीकरण हैं। तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। प्राकृतिक गैस के दहन में किस प्रकार की रासायनिक अपक्रिया होती है? संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, विघटन। तो प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत किस रंग की होती है? काली, श्वेत, पीली, भूरी। तो कॉपर यानी कि तांबे पर जब गर्म किया जाता है तो उस पर काले रंग की परत जम जाती है। अगला प्रश्न है, साफ सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अपक्रिया है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, उभयगामी। तो जो अपघटन होता है तो इसमें ऊष्मा निकलती है, गैस भी निकलती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार है, इसका pH मान 14 है। ठीक है, किसी उदासीन विलयन का pH मान, किसी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो जो 7 होता है उदासीन विलयन के लिए ये होता है। अगर 7 से कम है तो अम्लीय है, 7 से अधिक है तो क्षारीय है, 7 है तो उदासीन है। प्रश्न है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? जो काफ़ी कठोर है। ऑप्शन है कॉपर क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बेट। तो ये कॉपर कैल्शियम फास्फेट का बना होता है दांत का मसूड़ा। दांत का मसूड़ा, यहाँ पे मसूड़ा तो यहाँ पे संभवतः दांत के ऊपरी परत को कहना चाहिए था, लेकिन मसूड़ा कहा गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में।
बट यहाँ पे जाने देते हैं बात को। दांत जो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो यहाँ पे इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल अभी आपने जाना था कि दूध या दही में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। आगे बात करेंगे उपचयन अपचयन अवक्रिया को क्या कहा जाता है? जहाँ पे उपचयन और अपचयन अवक्रिया दोनों साथ साथ होती है, उसमें ऊष्माशोषी, रिडॉक्स, अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी। तो उपचयन और अपचयन की अवक्रिया जहाँ पे साथ साथ होती है उसे रिडॉक्स अवक्रिया कहा जाता है। प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दानेदार जस्ता पर सल्फ्यूरिक अम्ल जब डाल रहे हैं तो जस्ता क्या है, एक धातु हो गई है और सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल हो गया है। अम्ल डालने पर गैस हाइड्रोजन जो उत्पन्न होती है वो अभी भी हमने जाना था अभी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अपक्रिया है? तो विस्थापन, विघटन, प्रकाश रासायनिक, अवक्षेपण। तो यहाँ पे प्रकाश रासायनिक अपक्रिया ये सही जवाब होगा। प्रश्न है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, समान क्रियाशील होते हैं, अन्य। तो यहाँ पे अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक दोनों है, अन्य। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम के रिबन का दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्सर्जित होती है? लाल और चमकदार, नीली चमकदार, श्वेत चमकदार, हरी चमकदार। तो मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर श्वेत चमकदार लौ उत्सर्जित होती है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सो यहाँ पे एसिटिक अम्ल सही होगा। लैक्टिक दूध दही में पाया जाता है, साइट्रिक नींबू में पाया जाता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। तो खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर ये तीनों चीज़ें कैल्शियम से संबंधित हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी सी अलग चीज़ है। अगला प्रश्न में है, वहाँ पे चलते हैं। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? तो नींबू का रस खट्टा होता है, तो इसमें ये एक अम्ल है, तो इसका जो पीएच मान है वो 2.2 होता है। ठीक है, वो 2.2 होता है। बाकी सभी ऑप्शन आपको 7 से ऊपर के दिखाई दे रहे हैं जो कि क्षार को दर्शाते हैं, तो आपको 2.2 सही होगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना चाहिए? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अन्य। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बेकिंग सोडा से उपचार करना चाहिए। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए ताकि दंत क्षय को रोका जा सके? देखिए जो दांत, अच्छा इस पर पहले विकल्प देख लेते हैं। अम्लीय दंत मंजन, क्षारीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन, सभी। देखिए जो दांत होते हैं अगर वो क्षारीय, मुंह का जो पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, किसी कारणवश इसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, खट्टापन ज़्यादा हो जाता है तो दांत गिरने लगते हैं। तो इसके लिए हमको क्षारीय दंत मंजन प्रयोग करना चाहिए ताकि इसकी अम्लीयता कम हो जाए और दांत मजबूत बने रहें। आगे बात करेंगे क्वेश्चन की। कहा गया निम्न में से विद्युत कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन से अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर, हीरा। देखिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, कॉपर धातु है, सल्फर अधातु है, विद्युत का सुचालक नहीं, हीरा भी नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट आपका सही जवाब होगा। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम, क्रोमियम। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे सवाल रहा है, हमेशा से ये पूछा गया है। तो यहाँ पे सोडियम सही जवाब है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसको मिट्टी के तेल में डुबो के रखा जाता है ताकि यह हवा के साथ अक्रिया न कर ले, क्योंकि हवा में खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन से अक्रिया करके तुरंत ब्लास्ट विस्फोट कर लेता है, तो ये एक नुकसानदायक होता है।
इस वजह से उसको मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। जस्ते का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिनेवार। तो जस्ता का जो अयस्क है वो जिंक ब्लेड है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, सोडियम क्लोराइड तो नमक है, वो किसी का अयस्क है ही नहीं। हो सकता है उसमें से सोडियम निकाला जा सके, बट सिनेवार जो होता है वो शायद पारा का होता है, बट यहाँ पे मैं कंफर्म नहीं हूँ। बट यहाँ पे जस्ते का जिंक ब्लेड होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पे कौन सी गैस जमा हो जाती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पे ऑक्सीजन गैस जमा हो जाती है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 4%, 2%, 5%। तो इस्पात यानी कि स्टील में ये लोहे और कार्बन का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होती है। तो यहाँ पे 4% आपका कार्बन होता है। 4% ये न्यूनतम मतलब अधिकतम है, इससे कम भी इनको कार्बन की मात्रा को रखा जाता है। ये अलग अलग स्थिति पे अलग अलग प्रकार के स्टील बनते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है? लोहा, सोना, पोटेशियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सोना। ये कितना भी ताप अधिक हो पर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके जंग नहीं बनाती हैं। कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? कैल्शियम, निकल, मैग्नीशियम, पोटेशियम। यहाँ पे कैल्शियम दिया गया है, बट कैल्शियम तो धातु है नहीं, वो अधातु है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत सा है। इस वैसे कैल्शियम जल में डालने पर तैरने लगता है, ये सही है। तो यहाँ पे कैल्शियम का सही जवाब है, पर वो धातु नहीं है। क्वेश्चन है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे तन्यता, कठोरता, आघातवर्धनीयता, चालकता दिया गया है। तो पतले तार में खींचे जाने वाला ये खींचने का मतलब तानना मतलब तन्यता। तो आपका जो सही जवाब होगा वो तन्यता। कठोरता उसको पीटे जाने का, पीट करके मोड़े जाने का या फिर उसको नष्ट किए जाने का विरोध करता है। आघातवर्धनीयता उसको पीट करके पतली चादर के रूप में बनाने के लिए उपयोगी उत्तरदायी है। चालकता जो होती है विद्युत चालकता और उष्मा चालकता इसलिए उपयोगी होती है। निम्न में से कौन सी अधातु चमकीला है? तो कौन सा अधातु है जो चमकीला है? वो है कार्बन, आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो अधातु है ये चमकीली है, ये द्रवावस्था में होती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। आगे है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक और सुचालक दोनों है। तो यहाँ पे ऊष्मा का सुचालक है, इसी वजह से इसमें हमको हम खाना बनाते हैं। आगे बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है? सोना, पोटेशियम, सिल्वर, लेड। तो यहाँ पे पोटेशियम जो धातु है वो जल के साथ क्रिया करती है। 50वां क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, सभी कथन सत्य हैं। तो आयनिक यौगिक मतलब क्या होता है? ऐसे यौगिक जो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, ठीक है, आयनिक बंध बना करके जुड़े होते हैं। और आयनिक बंध बना के जो जुड़े रहा है, सबसे सामान्य सा उदाहरण है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। अब नमक की बात करेंगे, ये एक आयनिक यौगिक है। तो क्या इसका गलनांक कैसा है? गलनांक मतलब इसको आग पे रखने पर ये पिघल जाए। तो नमक जल्दी नहीं पिघलता है, यानी इसका गलनांक उच्च है। क्वथनांक तो और भी उच्च होगा। इस वजह से हम इसको कहेंगे कि दोनों मतलब कि गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गॉट इट। आगे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह अम्लीय होते हैं, क्षारीय, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं, सभी होते हैं। मैग्नीशियम एक धातु है, जब इसको जलाया जाता है तो उसके जो उत्पाद बनता है वो क्षारीय होता है। जितने भी धातु हैं तो जलाने पर क्षारीय बनते हैं, अधातुओं का अम्लीय बनते हैं। संभवतः ये ज़्यादा मामला रहता है।
आगे बात करेंगे सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले जाना था, सोडियम को चाकू से काटा जा सकते हैं। आभूषण बनाने वाले सोना कितना होता है, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 23 कैरेट। सो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो 22 कैरेट होगा। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट शुद्ध सोने का हम कोई भी आभूषण नहीं बनवा सकते, क्योंकि उससे बना आभूषण बहुत कमज़ोर हो जाएगा और वो जल्दी से मुड़ जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और आपने अगर उसको पहना तो वो जल्दी से टूट जाएगा। इस वजह से शुद्ध सोने का कोई भी आभूषण नहीं बनाया जाएगा, नहीं बनाया जाता है। बात करेंगे 54 नंबर क्वेश्चन की। कहाँ गए हैं, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं, कम अच्छे चालक होते हैं, अचालक होते हैं, सबसे अच्छे कुचालक होते हैं। तो सिल्वर और कॉपर जो होते हैं ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, सबसे अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत के भी सबसे अच्छे चालक होते हैं। आगे बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, लोहा, मरकरी, चांदी, अन्य। तो मरकरी यानी कि पारा यानी कि Hg जो होता है ये द्रव अवस्था में पाई जाती है सामान्य ताप पर, जो कि आपको मिल जाती है थर्मामीटर में। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, सभी। अभी हमने आपको बताया सोडियम को डुबोकर रखा जाता है। निम्न में से कौन सी धातु पानी में डुबाकर रखी जाती है, अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है, सल्फर, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन। तो सही जवाब है श्वेत फास्फोरस, इसको पानी में डुबाकर रखा जाता है। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, लेड। तो कॉपर का तार आपको उपलब्ध होता है, तो ये तार के रूप में कौन सी धातु उपलब्ध है, कॉपर। भूपरिपाटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्न में से कौन हैं, धातुएं Ag, Mg, Al, Zn। तो कौन सी शुद्ध स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, यानी कि शुद्ध रूप में पाई जाती है, यानी ऐस के रूप में नहीं पाई जाती है। तो ये होता है सबसे सही जवाब है इसका सोना। ठीक है, सोना जो होता है वो शुद्ध रूप में पाया जाता है। जब भी इसकी खुदाई होती है तो सोना का जो पीला वाला पूरा एक यूँ कह सकते हैं पत्थर है, ढेला है, जो कुछ भी पार्ट मिलेगा वो शुद्ध रूप में होता है, उसमें कोई भी चीज़ मिली नहीं होती, उसके साथ कोई धातुकर्म क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही जवाब क्या है आपका, Ag। ठीक है, Ag यानी कि सिल्वर, नहीं सॉरी सोना यानी कि। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन है निम्न में कौन सी अधातु है, निम्न में से कौन से एक अधातु है, कोबाल्ट, हाइड्रोजन, लोहा, सोना। तो हाइड्रोजन जो है वो अधातु है, वो धातु नहीं है। प्रश्न है ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तांबा और टीन को मिलाकर के कौन सी मिश्र धातु बनती है, पीतल, ड्यूरालुमियम, कांसा, सोल्डर। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो कांसा होगा। कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, पीतल तांबा और जिंक को मिलाकर बनाया जाता है। देखिए पीतल के लिए जो होता है ना वो ट्रिक जो होती है वो होती है पिता जी। यहाँ पे आप तांबे को समझ लीजिए, पीतल को समझ लीजिए, पी से हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जा से हो गया जिंक। ठीक है, तो पीतल जो होते हैं तांबा और जिंक को मिलाकर मतलब उसकी मिश्र धातु होती है। सोल्डर जो होता है लेड सीसा और एक और धातु को मिलाकर के बनाया जाता है। अभी चलिए उसको आगे एक प्रश्न में मिल जाएगा एक जगह पे। आगे है निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु में पारा हो जाएगा, बट यहाँ पे अधातु की बात की जा रही है तो ब्रोमीन हो जाएगा आपका सही जवाब। तो यहाँ पे आ गया वही सवाल, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टिन की मिश्र धातु आपके होती है सोल्डर, जो तार जोड़ने के काम में आती है, ठीक है, जिसको रांगा भी कहा जाता है, तो ये उसमें आती है। अगला प्रश्न है कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक कठोर होता है। तो हीरा, सभी जानते हैं। कॉपर को वायु में जलाने पर एक यौगिक बनता है जिसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो ज़्यादातर वायु में जलाने पर ऑक्सीजन जुड़ता है तो कॉपर ऑक्साइड ही बनेगा।
सिलिका क्या है? धातु है, उपधातु है, अधातु है। तो सिलिका क्या है? एक उपधातु है। बट यहाँ पे इसका अधातु होना चाहिए था, बट जाने देते हैं। ये विद्युत का तरंगों को लेके जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये उपधातु जैसा दिया गया है वही मान लेते हैं। धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान होता है। धातुओं के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो कठोरता, आघातवर्धनीयता, चालकता, सक्रियता। तो आघातवर्धनीयता ये गुण दर्शाता है, मैंने आपको पहले भी बताया। आगे है कि अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है, सॉरी यहाँ पे पारा होना चाहिए था, ये पारद नहीं पारा होना चाहिए था। इसे क्या कहते हैं? तो भाई जब एक मिश्र धातु है जिसमें से एक धातु आपको पारा है तो ये बनाती है अमलगम। ठीक है, जब भी किसी धातु के साथ पारा मिश्र धातु के मिश्र रूप में आता है तो वो अमलगम कहलाता है। आगे है लोहे पर भाप की अपक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो लोहे पर यहाँ पे भाप की अपक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता है? तो कार्बनिक यौगिक जल में विलीयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशीलता सभी। तो यहाँ पे जल में विलीयता इनमें नहीं होता है। अब यहाँ पे कार्बनिक यौगिक आप कोयला ले सकते हैं या फिर कोई भी आप एल्कोहल ले सकते हैं, तो उसमें निम्न द्रवणांक भी होता है, ज्वलनशीलता भी होती है, बट जल में विलीयता कुछ में नहीं होती है। ठीक है, प्रायः नहीं होती है। कुछ लोग घुल जाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं घुलते हैं। जैसे कि आप मोम ले सकते हैं, पेट्रोल ले सकते हैं, डीजल ले सकते हैं, इनको आप कंसीडर कर सकते हैं इन मामलों में। निम्न में कौन से विद्युत का सुचालक है? एथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा, एल्कीन। तो भाई ग्रेफाइट एज नोन एज बहुत ज़्यादा बार आप जान सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप है? तो हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट, ये सभी हैं इनमें, तो आप सभी लगा देंगे। निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मेथेनॉल, एथेनॉल, हेक्सेनॉल, प्रोपेनॉल। तो एथेनॉल ये जो एल्कोहल है ये पेय के लिए उपयुक्त है। कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? सो क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है 334 केल्विन यहाँ पे दिया गया है, यही होता है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है मृदु जल में, कठोर जल में, दोनों प्रकार के जल में। देखिए दोनों प्रकार के जल में डिटर्जेंट खुलता है। ठीक है, साबुन मृदु जल में ही अच्छा काम करता है, तो दोनों प्रकार के जलों में, कठोर जल में भी जो काम करता है वो अपमार्जक या डिटर्जेंट आप इसको कह सकते हैं, वो प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन जल में अविलेय है? एथेनॉल, ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल, अन्य। तो एथाइन जो दिया गया है ये अविलेय है। आगे है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या हैं? ये अपर रूप हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बतावें जिससे एथेनॉल बना है। तो एथेनॉल बना है एथेन से। ठीक है, एथेन से, ये सही जवाब होगा। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपर रूप का प्रयोग होता है? तो भाई ग्रेफाइट का उपयोग होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रीन, प्रोपीन, एथिलीन, एसिटिलीन। तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्न में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? हीरा, चारकोल, ग्रेफाइट, मीथेन। तो ग्रेफाइट एज यूजुअल बहुत बार मिल चुका है, ग्रेफाइट है। तेल लगा कागज होता है पारभासक, अपारदर्शक, पारदर्शक। देखिए भैया जो तेल लगा कागज होता है वो पारभासक होता है। पारभासक यानी हल्का हल्का आर पार दिखाई देता, अपारदर्शक नहीं होता। यहाँ पे विकल्प ये गलत दिया है, पारभासक सही होगा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। जैसे कि कार्बन हो गया, लोहा हो गया, ठीक है, और हीरा हो गया, ये सब तत्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा की विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग से जो पदार्थ बनता है, यौगिक, मिश्रण, द्रव, तत्व तो केवल एक ही प्रकार के होता है। तो दो जो अगर अनुपात देखा जा रहा है तो यौगिक सही जवाब होगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में, जब अनुपात नहीं देखा जा रहा है तो ये मिश्रण कहलाएगा।
दो तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनको उपधातु कहा जाता है। ठीक है, उपधातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हैं जो विद्युत का कुचालक हैं? विद्युत का कुचालक यहाँ पे लेड, टिन, कॉपर, निकल। तो यहाँ पे लेड आपका सही जवाब होगा। ठीक है, निम्न में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? तो आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में भी धात्विक चमक पाई जाती है। और निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया, ओजोन, वायु, पारा। पारा जो है धातु है, वायु क्या है मिश्रण है, ओजोन क्या है वो तत्व कहा जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन उसमें 3 लोग हैं तो लेकिन वो तत्व ही कहा जाएगा। अमोनिया NH3 होता है तो ये एक यौगिक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल, कांच, रेत, सीमेंट। तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं होता है। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील एक मिश्रण है जिसमें हमने बताया कि लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। अन्य भी धातुएं निकल और टिन जैसी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं, बट ये क्या है, एक मुख्य रूप से मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो पारा एक धातु है यानी कि तत्व है, जल एक यौगिक है, वायु क्या है मिश्रण है, ना तो ये तत्व है ना ही यौगिक है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था ठोस, द्रव, गैस के बाद प्लाज्मा होती है। और एक 5वीं अवस्था होती है जिसको बोस, आइंस्टीन और ऐसा कुछ करके कहा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन एक यौगिक है? यौगिक पीतल, स्टील, रेत, हीरा। हीरा तत्व है, पीतल एक मिश्र धातु है, स्टील मिश्र धातु है, तो यहाँ पर रेत ही बचते हैं जो यौगिक कहा जाएगा। विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण एक यौगिक होता है जो अभी हमने जाना कि बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अपक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। बारूद क्या होता है? बारूद मिश्रण होता है भाई, मिश्रण होता है। और अगला है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसे सर्वप्रथम किसने कहा था? तो अब भाई गर्व करने की बात आ गई है। महर्षि कणाद जो थे इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि विश्व के प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व कहा जाएगा क्योंकि वो कार्बन से मिलकर बना है, कार्बन एक तत्व है तो कोयला एक तत्व है। हीरा क्या है? हीरा भी कार्बन से बना है तो वो भी एक तत्व है। निम्न में इसमें रासायनिक यौगिक कौन है? कौन से इसमें यौगिक है? अमोनिया यौगिक है, वायु मिश्रण है, पारा धातु है, तो यौगिक क्या है? अमोनिया है। शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच शुद्ध नहीं है, सीमेंट शुद्ध नहीं है, सोडियम एक Na जो होता है ये शुद्ध होता है, तो ये शुद्ध तत्व है। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी? तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। निम्नलिखित में कौन एक अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन, यहाँ पे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी अस्थायी कणों की बात की जा रही है। तो यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी अस्थायी कण होते हैं, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन को अस्थायी माना गया, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा गलती मानूंगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। परमाणु विद्युतता क्या होती है? परमाणु विद्युतता क्या होते हैं? मतलब परमाणु पर क्या आवेश होता है? तो परमाणु सामान्यतः उदासीन होते हैं जब तक कि उनमें इलेक्ट्रॉन आए ना या फिर जाए ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? भैया ईंट पर नाचे, अगर आपको याद होगा तो ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन की टॉमसन ने की थी, पर प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी, और नाचे यानी न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। तो ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। परमाणुविक नाभिक किसने खोजा था? तो परमाणुविक नाभिक रदरफोर्ड ने खोजा था।
एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो अभी मैंने बताया यहाँ पे बोस, रमन, साहा, चंद्रशेखर। मैंने बताया कि जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, बोस आइंस्टीन करके एक होता है, उसमें बोस का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है। आगे है, निम्नलिखित में से किन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो जो हीलियम, टाइट्रियम और हाइड्रोजन, लिथियम। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का होगा यहाँ पे तत्व, और इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाभिक में आपके न्यूट्रॉनों की संख्या की जो बात है वो ना के बराबर, मतलब नहीं होते हैं। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो डी ब्रोगली का ये सिद्धांत आता है। तो डी ब्रोगली ने इसकी खोज की थी। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या कहा जाता है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है। जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सबसे छोटा कण स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसके अनुसार परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, वही सबसे छोटा कण है। परंतु वो तो बात की बात है, वो बाद में अलग गलत कहा गया। तो किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, परमाणु भार पर, प्रोटॉनों की संख्या पर। इलेक्ट्रॉनों की संरचना पर इसके गुण निर्भर करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है। इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसको द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। किन किरणों का प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो अल्फा कणों की बमबारी करके ही सारे प्रयोग किए गए हैं। तो अल्फा कण यहाँ पे सही जवाब है। नाभिक के आवेशित होने की खोज किसने की थी। तो नाभिक के आवेशित होने की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है। तो परमाणु का अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 यानी कार्बन 12 सही है। ठीक है, कार्बन 12 है। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसी परमाणु के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकतम 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं वो है संख्या 8, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। तो कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे 10 है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें 10 है। परमाणु का द्रव्यमान किस मौलिक कणों पर निर्भर करता है। तो परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के यानी इनके योगफल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल के बराबर होता है। तो उस पर निर्भर करता है। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो हाइजेनिक बर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत ही मिलता है इंटर में, तो हाइजेनिक बर्ग ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। तो ये अल्फा कणों की बमबारी करके उन्होंने ये खोज की थी। तो अल्फा कण यहाँ पे सही जवाब है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, वो निर्भर करती है। किसी तत्व का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसके परमाणु संख्या